नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मजे आ रहे होंगे, लगातार आपको वीडियोस मिल रहे होंगे और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि कम से कम 2 और मैक्सिमम 10 वीडियो तक आपको एक दिन में अवेलेबल करा सके। ये आप सोच सकते हैं कि आपके लिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, पर मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे लिए कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये उनसे जरूर शिकवा शिकायत रहेगी। अगर लगाव है और आपको लगता है कि आपका टीचर लगातार आपके साथ 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ लगा हुआ है, तो जरूर से जरूर मित्रों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कुछ दोस्तों को तो करा ही सकते हैं। अगर एक इंसान चाहे तो एटलीस्ट 2 से 3 सब्सक्राइब करा सकता है। और आपको कराना नहीं है, मैंने कहा दिखाना है। आप एक बार एक वीडियो को दिखाइए, अपने आप बाकी उसके फैसलों पर छोड़ दीजिए, जो निडी हो। ये नहीं कि फालतू में मम्मी का, पापा का, भैया का। ठीक है, चलिए आइए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारे पास काफी दिलचस्प टॉपिक है, वो है किसी भी सदिश, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। थोड़ा सा पहले मैं सदिश की तरफ वापस आऊंगा, हल्का सा रिवीजन मारूंगा और कुछ रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताने के बाद फिर इस गुणनफल टॉपिक पर आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करूं मैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की और पीसीएस, आईएएस और एग्जाम्स की, तो वहां एक आध सवाल इस डॉट प्रोडक्ट से पूछा जाता है। और स्पेशली एक सवाल, 2 सवाल ऐसे भी हैं जो इवन हर कंपटीशन में पूछेगा। मतलब यहाँ पॉलिटेक्निक में, पीसीएस में, आईएएस में, ठीक है, आईआईटी में, यूपीटीयू में एक सवाल ऐसा भी, ऐसे में 2 सवाल आपको बताऊंगा इस टॉपिक में लास्ट में। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं सदिश या वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं। कोई भौतिक राशि जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो। अगर आपने नहीं देखा तो भौतिक राशि नाम का जरूर टॉपिक देख लें, और जो चतुर्भुज नियम या वियोजन नियम से जुड़ता हो, ये मैंने क्लियर किया था। और वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एडेड बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मेथड। ठीक है, जो इन नियमों का पालन करे उसे हम सदिश कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं किसी ने हमसे बोला 5 मीटर पूरब। ठीक है, अब पहले मैं दिशा ज्ञात भी याद करा दूं। ये सब मैं पढ़ा चुका मित्रों, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब किसी ने मुझसे बोला 5 मीटर पूरब को जरा आप वेक्टर फॉर्म में दिखाइए। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर हम हैं और ये मेरे ऐसे ऐसे कदम बने हुए हैं। ठीक है, एक एक मात्रक के, और ये पूरब दिशा हो गई हमारी, ये पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। तो अगर मैं 5 कदम बोलूंगा तो 1 2 3 4 5 यहां तक आप आ जाएंगे। ये हमारा 5 कदम क्लियर हो गया। अब इसी को हम डायग्राम से दिखा रहे हैं, कैसे यहां से प्रारंभ किए आप खत्म। तो ये जो डॉट आपने देखा, इसका मतलब ये प्रारंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट, और जहां जाकर आपने समाप्त किया ये अंतिम। तो अब अगर कोई पूछे कि सर जी अगर ऐसे कोई तीर बना हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कैसे इस डंडे को नाप लेने से आपको उसका परिमाण मिल जाएगा और इसका मुंह बताएगा कि दिशा क्या है। अब जैसे यहीं पर मैं बोलूं कि उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम उत्तर, ये बीच वाली दिशा, ये बीच की दिशा पश्चिम दक्षिण कहलाती है, ये बीच की दिशा दक्षिण पूर्व कहलाती है। अब अगर मैंने यहीं से सवाल में ये बोला होता कि कोई व्यक्ति 3 मीटर चला और किधर चला, पश्चिम दक्षिण। ठीक है, तो इधर देखिए, पहले आप पश्चिम और दक्षिण की बीच की दिशा पर आ जाएंगे, बीचों बीच की, और इस पर तीर खींचेंगे, जिस पर 1 2 3 मात्रक चलने के बाद यही विराम लगा देंगे। तो ये हमारा दूसरा वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर तीर के द्वारा दर्शाए जाते हैं, जिसमें इस भाग को, अंतिम बिंदु को, शीर्ष को, इस अंतिम पॉइंट को हम शीर्ष यानी कि वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन या प्रारंभिक बिंदु, या पुच्छ भी हिंदी में लिखा रहता है, टेल भी कहा जाता है। इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही वाला एग्जाम्पल, वही वाला और भी एक एग्जाम्पल ले लूं और पूछूं कि सर जी एक हमारे पास व्यक्ति था, वो चला इस तरीके से। अगर आपने इसकी मतलब दूरी और विस्थापन ना देखा हो तो देख लेते तो बहुत मजा आता, लेकिन फिलहाल मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, जरा कोशिश करिए समझने की। एक आदमी है जो 5 कदम पूरब में चला, 1 2 3 4 5, इधर चला पूरब में, कितना चला, 5 मीटर। ठीक है, फिर मैंने बोला यहां से वो मुड़ा और उत्तर की तरफ 3 कदम चला। देखिए, उत्तर की तरफ 3 कदम चला। ठीक है, तो 4 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, उत्तर की तरफ 3 कदम चला। तो देखिएगा यहां से ऊपर जाएगा, उत्तर तभी तो होगा। तो यहां से देखिए 1 फिर 2 और फिर 3, तो फाइनली वो यहां पहुंच गया है 3 कदम चलने के बाद।
अब अगर मैं पूछूं कि उसका प्रारंभिक बिंदु तो O था, अब वो पहुंचा O से A और A से B, तो वेक्टर कहता है कि मैं केवल दो बातें मानता हूं, प्रारंभिक यानी कि पुच्छ और शीर्ष, ठीक है। तो अब अगर कोई इसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाहे कि मैं कहां से कहां तक पहुंचा, तो जवाब होगा सर O से चले और कहां पहुंचे B पर। अब मुझे इसकी लंबाई कितनी है, प्रश्नवाचक निशान बन गया मेरे लिए, ठीक है। लेकिन जो मित्र पहले से जानते हैं वो जानते हैं इसका मान होगा √5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का वर्गों का योग, जिसे पाइथागोरस नियम कहते हैं। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है सर, आप पूरा उत्तर ना बोलना पसंद करते हो तो उसके जगह हम क्या बोल सकते हैं। तो जवाब हुआ, अगर आप इधर दिशा ज्ञान की बात करें तो पूरब के लिए हम लोग जनरली आई कैप, पश्चिम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइनस आई कैप, जैसे आप बोलते हैं प्लस एक्स माइनस एक्स, वैसे प्लस आई और माइनस आई। ऊपर की तरफ चलते हैं तो इसे उत्तर या जे कैप बोलते हैं, और दक्षिण आएंगे तो माइनस जे कैप बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई मित्र ये वाला बोलना चाहता तो बोलता 4 मीटर पूरब तथा आगे वो लगाता 3 मीटर उत्तर, और मुझे अगर ये वेक्टर फॉर्म में ओबी को लिखना है तो उस पर ऐसे तीर लगाएंगे, ये वेक्टर इसे सदिश पढ़ा जाता है, इस तीर को आपको मालूम ही है, ओबी सदिश बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 मीटर लिखा और आगे क्या लिखा पूरब, पूरब के लिए आगे क्या लगा देंगे आई कैप, तथा मतलब जुड़ा, फिर किधर गया ऊपर 3 मीटर हमने लिखा, 3 क्या उत्तर, क्या उत्तर के लिए क्या लिखते हैं सर जी जे। इसी तरीके से देखिएगा, अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि सर ये बताइए जरा इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो बताइए जरा क्या हो जाएगा। मैंने बोला 7 मीटर, ठीक है, आप दक्षिण चले तथा फिर हमने लिखा 3 मीटर पूरब, ठीक है। तो अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन अगर कोई लिखना चाहे, मान लेते हैं इसको किसी वेक्टर से हम दर्शा ले, ओए ओबी ओसी कुछ भी नाम दे दें, तो इधर देखिए जरा 7 परिमाण, दक्षिण उसकी दिशा, दक्षिण के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं मित्रों, माइनस जे, तो यहाँ पर मैंने माइनस जे लगा दिया। इसी प्रकार 3 मीटर है, ठीक है, पूरब, पूरब के लिए चलना होगा तो आगे क्या लगा देंगे, आई कैप लगा देंगे। तो ये हो गया परिमाण, सॉरी ये हो गया वेक्टर। अब इसका परिमाण यानी कि ओबी की लंबाई कितनी, तो आप देख ही रहे पाइथागोरस नियम, वो कैसे पता चलता है, इन दोनों का, सॉरी मित्रों, इन दोनों के क्या करने का, वर्गों का योग लेने से। तो अब यहाँ पर बोलिए, अगर मैं पूछूं इसका परिमाण कितना, तो परिमाण को हम मॉड से दर्शाते हैं, यानी कि ओबी की लंबाई, इसको हम ओबी की लंबाई या ब्रैकेट में कह देते हैं परिमाण कहते हैं, कितना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप समझ गए होंगे, इन दोनों घटकों के वर्गों के योग का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार में बोला ओसी की लंबाई, तो मतलब हुआ मॉड ऑफ ओसी या ओसी का परिमाण बोला जाएगा, अंडर रूट लगाइए, बोलिए गुणांक कितना है -7, इसका स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम 3D में आ जाते हैं, देखिए 3D हमारे सिलेबस में नहीं है, पर क्वेश्चंस को लगाते वक्त हमें आई जे के लिख देता है। अब कोई बोलेगा सर जी ये क्या है, तो इधर देखिएगा, अगर मैं आपको ऐसे डायग्राम दिखाऊं तो ये हमारा आई है, ये हमारा माइनस आई है, ये जे है, ये माइनस जे है, और एक मैंने ऐसे भी लगा दिया अपना हाथ। अब आप देख सकते हैं ये भाग आगे है, ये पीछे है, इसको के बोलते हैं, इसको माइनस के बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, के बोलते हैं, इसको माइनस के बोलते हैं। तो अब ये थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा इंक्रीमेंट में गया। अगर देखिए, अगर किसी वेक्टर ए को हमने किसी वेक्टर एक्स को लिख दिया ए आई प्लस बी जे और पूछा इसका परिमाण कितना होगा, तो जवाब होगा सर √a² प्लस b²। इसी प्रकार अगर हमने कोई वेक्टर मान लेते हैं P है और उसको लिख दिया AI प्लस BJ प्लस CK, तो फिर बिल्कुल संकोच ना करिएगा मित्रों, आप वहां भी उठाकर सीधे सीधे मॉड के नाम पर P वेक्टर लगाकर लिख सकते हैं √a² प्लस b² प्लस c²। तो उम्मीद करते हैं पहले अंडर रूट का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये डाउट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस या माइनस के का परिमाण कितना होगा, का परिमाण मतलब रिजल्टेंट, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो जवाब हुआ सर मॉड ए बराबर, ये क्वेश्चन रहा, ये आपका हल रहा, जवाब हुआ सर उसका मॉड ए बराबर अंडर रूट में 2² प्लस 3² और -1 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 9, 9 1 10, 10 4 14, आंसर आ गया अंडर रूट 14। आंसर कितना आ गया मित्रों, अंडर रूट 14। तो मुझे लगता है ये मॉड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब ये आप समझ जाएंगे तब मुझे अभी पूरा समझाने में बेहद आसान होगा।
तो ये मैंने थोड़ा सा कॉमन लेक्चर लिया जानबूझकर, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि पॉलिटेक्निक या पीसीएस या आईएएस या एसएससी का एग्जाम ज्यादातर प्रिपेयर करने वाले लोगों का अगर बात किया जाए साइंस स्ट्रीम में, तो बैकग्राउंड ज्यादातर हाई स्कूल तक ही होता है, इसलिए वहां पर ये कॉन्सेप्ट ना पता होने पर चीजें थोड़ी समझ में कम आती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अदिश गुणनफल। ठीक है, उसके पहले मैं नॉर्मली बात करूं कि अगर हमसे किसी ने कहा सर जी ए वेक्टर या बी वेक्टर है, उसे जोड़ना या घटाना है, तो क्या करेंगे? तो जवाब होगा आई से जोड़ लीजिएगा, आई के कंपोनेंट आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। जैसे मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, थोड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, हमने क्वेश्चन कहा कि सर जी ए वेक्टर है 2i + 4j - 3k, और हमने कहा बी वेक्टर है 3i + 3j + 2। ठीक है, क्वेश्चन पूछा सर ए और बी के योग का मॉड क्या होगा, तो आप नॉर्मली इसको जोड़ लेंगे। पहले a + b यानी कि 2i + 4j - 3k, नल लगाया, आगे 3i + 3j + 2k। अब i वाला i से जुड़ेगा, j वाला j से जुड़ेगा, k वाला k से जुड़ेगा। 3 2 5i, 4 3 7j, -3 से 2 गया -k, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मॉड अगर मुझे चाहिए तो देखिए कितना आसान काम होता। मॉड का मतलब केवल इन्हीं घटकों का वर्ग करके जोड़ना, 5 का 7 का, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है, तो -1 हो जाएगा ये का वर्ग। अब इसको आगे आंसर दे सकते हैं 49 से 50, 50 और 25 75। ठीक है, आंसर देना चाहे 25 3 75, 25 का √5, आंसर हो गया 5 तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यही हम घटाना दे दिए होते तो आप यहाँ पर क्या लगा देते, इनका इसके बाहर आप माइनस लगा देते, ये घेर लेते, और फिर आगे आपको क्या मिल जाता, 2 में से 3 गया -i, 4 में से 3 गया धन j, और -3 -2 मिलकर क्या हो जाता आपका -5k, और नया आंसर आपका आ जाता सर इसका गुणांक पहले वाले का -1 का स्क्वायर, दूसरे वाले का 1 का स्क्वायर, लास्ट वाले का -5 का स्क्वायर। तो सर जी टोटल आंसर हमें जो मिल रहा है 5 का वर्ग 25, 1 26 1 27, यानी कि 9 3 27 हम इसको लिख सकते हैं, और 9 का अंडर कितना होता है मित्रों 3, तो ये हो गया 3 ठीक है, तो जोड़ना और घटाना बच्चों वाला काम है, ये बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हाई स्कूल में आप x और y के साथ करते हैं। अगर हमारे पास एक लंबा चौड़ा इक्वेशन हो जिसमें x y के पद हो, तो x वाला किससे जुड़ता है? ऑब्वियस क्वेश्चन है मित्रों, तो जवाब है सर x वाला x से जुड़ेगा, y वाला क्या करेगा y से जुड़ेगा, और अगर बाई चांस उस इक्वेशन में z है तो z वाला क्या करेगा मित्रों, z से ही तो जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं और इसके गुणे पर चर्चा करें। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी वेक्टर यानी कि सदिश का 2 तरीके से गुणा होता है, एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। जहां तक बात करें हम पॉलिटेक्निक एग्जाम या फिर पीसीएस या वनडे एग्जाम्स की, तो उसमें हमारे सिलेबस में गुणा में हमारा जो है वो सदिश गुणनफल नहीं आता। हमारे सिलेबस में क्या आता है, अदिश गुणनफल, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोला जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो हम इसी पर पढ़ाई करेंगे आज की। ठीक है, ये क्या है डेफिनेशन, कि अगर हमारे पास 2 सदिश हों, देखिएगा ये थ्योरीज है, इन्हें अच्छे से रट लें, ये आपके लिए बहुत काम करेगी, तो सीधे सीधे वैसे ही लगा लेना है। अगर हमारे पास a और b नाम के 2 वेक्टर हैं, तो a डॉट b की परिभाषा है, इस डॉट को इन 2 को बोलते हैं अदिश गुणनफल, इसीलिए इस डॉट के नाते इसका एक और भी नाम है, बीच में पॉइंट लगा है इसलिए हम इसे बिंदु गुणनफल का भी नाम देते हैं। तो इसे अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट, आर बुक्स में कहीं कहीं अंग्रेजी में क्या लिख देता है, डॉट प्रोडक्ट या डॉट मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये दे देता है, तो ये भी इसका एक नाम है। ठीक है, चलिए, a डॉट b की परिभाषा है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और cos थीटा। ठीक, इसको लगाकर आप a डॉट b बता सकते हैं। जैसे मैं तुरंत एक एग्जांपल में दे दूं, अगर हमारे पास a दे दिया किसी ने 2i + 3j - 2k, और b वेक्टर की वैल्यू किसी ने लगा दी i 2i - j - k, और बताया दोनों के बीच का कोण सर 60 डिग्री था। क्वेश्चन पूछ लिया कि अदिश गुणनफल क्या होगा, a डॉट b क्या होगा। तो देखिए अब आपकी तैयारी, a डॉट b बराबर, देखिए यहां से आप इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी, लेकिन पहले मैं इधर से बता रहा हूं। a डॉट b बराबर
क्या हो जाएगा? तो जवाब होगा सर मॉड ऑफ ए यानी कि 2i प्लस 3j माइनस 2k। अगले पोर्शन में 2i माइनस j माइनस k, उसके आगे cos 60। अब बताइए जरा मॉड क्या हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू 1/2। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 9 4 13 हो जाएगा, 13 और 4 17 हो जाएगा। उधर चलते हैं, 4 2 6 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और भी बता लें, बल्कि ये बताना हम उधर ही कर लेते हैं। वो क्या कि सर इसी सवाल में इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगाया जा सकता है। आपने दाहिने तरफ से लगाया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा, हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। क्या ऐसा रूल कहता है कि i डॉट i j डॉट j और k डॉट k अगर डायरेक्ट कर लिया जाए तो मान 1 होगा, और i का j से या j का k से या k का i से डॉट प्रोडक्ट के लिए नियम है मित्रों, ये मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसे दिमाग में रख ले। निकलवाना समझाना कोई फायदेमंद नहीं, डायरेक्ट आपको यूज करना रहता है। i का i से गुणा, j का j से गुणा, k का k से गुणा 1, और i अगर j से गुणा होने का मतलब जरा भी अपने से हटकर हुआ तो उस स्थिति में उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके का, इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर इस सवाल को लगाया जा सकता है। तो इधर देखिए, अगर किसी ने कहा a डॉट b, तो a की वैल्यू जरा देखिए 2i 3j माइनस 2k, डॉट लगाया 2i माइनस j माइनस k। अब अगर मैंने पूछा कि सर इसका हमें गुणा करना, तो देखिए इसका इससे गुणा होगा तो 2 का 2 से 4, और i का i से क्या आ जाएगा 1। आगे i का जब j से गुणा होगा तो पीछे कुछ भी आए, i का j से हुआ तो क्या आ जाएगा 0, या i का k से हुआ तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इस 0 के नाते पीछे कोई अंक भी आ रहा हो तो सब क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही जब j की बारी आई, ये जब i से गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा 0, और 3 दूना 6, 6 गुणे 0 क्या आएगा 0। तो अब जब j को j से गुणा करेंगे, फिर मैं कहूंगा सर ये 3 आएगा और माइनस 3 आएगा, और j का j से गुणा कितने के बराबर 1। ठीक है, बाकी j का अगर मैं k से भी गुणा करूंगा तो फिर वही कहानी है सर 0 आ जाएगा, क्योंकि j और k का गुणा 0 आता है। तो सेंस सिंपल निकल रहा है कि जब हमको गुणा करना हो तो i वाला i से, j वाला j से, और k वाला k से डायरेक्ट गुणा करते हैं। तो इसी प्रकार देखिएगा लास्ट गुणा k वाला k से, -2 और -1, k और k का गुणा कितना आ जाएगा 1। हमारा रिजल्ट आ रहा है 4 यहाँ पर, -3 यहाँ पर, वहां पर धन 2। इसको फिर सिंप्लीफाई करके हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार और इसको लगाते हैं, थोड़ा सा और बातें समझ में आ जाए। ठीक है, अब इधर देखिएगा मैंने आपको क्या समझाया, a डॉट b ऊपर ये याद करने के लिए मैंने दे दिया, और a डॉट b का फॉर्मूला दे दिया मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, और क्या लगा दिया cos थीटा। अब सवाल का थोड़ा रुख मैंने बदल दिया, मैंने कहा a है i प्लस j माइनस k, b हमारा है 2i प्लस j माइनस 3k। ठीक है, और आपसे कहा मैंने ये बताएं थीटा कितना होगा। अब देखिए सवाल थोड़ा और दिलचस्प हो गया। अब आप इस नियम का अगर प्रयोग करेंगे तो ये बताइए a डॉट b बराबर क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। तो दोनों तरफ से तैयारी शुरू करिए, a की जगह i प्लस j माइनस k, क्योंकि मेरा थीम क्या है ये निकालना। ये कब निकलेगा, जब इधर की वैल्यू मालूम हो। तो इधर देखिए 2i प्लस j माइनस 3k। ठीक है, मॉड ऑफ a यानी कि i प्लस j माइनस k, फिर मॉड ऑफ b मतलब 2i प्लस j माइनस 3k, और आगे क्या हो जाएगा cos, पता करना है थीटा। ठीक है, चलो i वाला i से गुणा हुआ तो यहाँ गुणांक 1 है, 2 1 का में 2, j वाला j से हुआ, दोनों के पीछे 1 1 है, क्या आ जाएगा 1, k वाला k से होगा, -1 का -3 से गुणा प्लस। ठीक है, मॉड में क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग और तीसरे का वर्ग। इसी प्रकार 2 का वर्ग, 1 का वर्ग और -3 का वर्ग। ठीक है, आगे क्या हो गया cos थीटा। ये टोटल टर्म उठाएंगे और उठाकर नीचे पटक देंगे, कहेंगे सर cos थीटा बराबर, तो 3 इधर क्या हो जाएगा 6, और नीचे देखिए अंडर रूट 3 आ रहा है, इधर 4 5 5 और 9 मिलकर क्या आ जाएगा आपका 9 5 14 हो जाएगा, अंडर रूट 14 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहना चाहें तो ये आंसर हो गया cos थीटा की वैल्यू। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर थीटा आपसे पूछे तो देखिए ये कोई ऐसा आंसर नहीं आया है कि मैं बोल दूं कि सर फला कोण, जैसे यहाँ 1 आता कह देता सर जी 0 डिग्री है काज का मान, थीटा का मान। अगर यहाँ 1/2 आता तो काज कब 1/2 होता है 60 डिग्री, पर ये जाना कोण है, ऐसे में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं काज इनवर्स 6/√3 √14। कभी भी अनजाना कोण मिले, जैसे मैंने कहा जाना कोण है cos थीटा 1/2, तुरंत कहिए थीटा कितना डिग्री 60, पर 4/3 आ गया तो तुरंत लिखिए सर cos इनवर्स 4/3, इस काज को उधर भेज दिया करिए। ये सिस्टम होता है लिखने का, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में अच्छे से आ गया, ठीक है। अब इसी पर मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बढ़ाता हूं, थोड़ा दिमाग लगाइए, अगली लॉजिक पकड़िए, इस पर काफी सवाल बनते हैं, तो बेसिक हुआ हमारा, काफी कुछ क्वेश्चन आता है इस तरीके से। ए का प्रक्षेप बी पर कैसे पूछा जाता है, ए का प्रक्षेप बी पर, ठीक है, बी पर। प्रक्षेप हमारे हेडिंग में नहीं आती, हमारे सिलेबस में नहीं आता, इंटर में आता है, तो हम लोग अगले वाले हेडिंग की तरफ चलते हैं, इसी का स्पेशल केस। जरा ये बताएं कि ए और बी, एक सदिश ए है और एक सदिश हमारा बी है। अब इस केस में मैं बोलूं कि दोनों में 90 डिग्री है, यानी कि समकोण की स्थिति है, ठीक है, परपेंडिकुलर की स्थिति है, यानी कि समकोण की स्थिति है, तब क्या होगा। तो देखिए बड़ा दिलचस्प बात है, अगर परपेंडिकुलर होगा तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और आप यहाँ cos 90 लगाएंगे, यही तो लगाएंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90, cos 90 की वैल्यू 0 और आपको रिजल्ट मिल जाएगा a डॉट b बराबर 0। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद करना है कि यदि दो सदिश a और b परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब होता है a डॉट b बराबर क्या 0। एक और कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा, कभी कभी शब्द बोल देता है इकाई सदिश, क्या बोल देता है इकाई सदिश, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा स्टाइल से दर्शाया, सर आइडेंटिटी वेक्टर, ठीक है, इसको थोड़ा स्टाइल से दर्शा दिया जाता है। नॉर्मली वेक्टर को हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, तो इस सदिश पढ़ा जाता है, लेकिन अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो इसको क्या पढ़ा जाएगा इकाई सदिश। तो इकाई सदिश को दर्शाने का पैटर्न यही है, ठीक है। आपने आई कैप जे कैप ये सब भी जो पढ़ा ये इकाई सदिश है। अगर इनमें से किसी का भी आपसे परिमाण पूछ ले कभी, ठीक है, कभी भी, तो याद रखे रहिएगा नाम ही इसका इकाई है, आइडेंटिटी है, इसका परिमाण हमेशा और हमेशा कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दो बातें, बड़ी बातें आप दिमाग में बैठा लें, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं। जैसे पहला सवाल मैंने लिखा a बराबर 3i + 4j - 5k, और b बराबर मैंने लिखा ki + 3j - k + 1k, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा सर k की वैल्यू क्या होगी, जबकि आगे शब्द देखिए बड़ा है, a परपेंडिकुलर है b पर, ठीक है, a क्या दिया है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब है b पर। तो अब बताइए जनाब, अगर a b पर लंब है, मैंने क्या बोला, a अगर b पर लंब है तो इसकी गारंटी मिल गई कि a सर अगर b पर लंब है तो गारंटी मिल गई कि a और b का डॉट प्रोडक्ट कितना आने वाला है 0। अब अगर आप a की बात करें तो ये 3i + 4j - 5k, बगल में इसके b मतलब ki + 3j - k + 1k, ये हो गया, और बराबर क्या हो गया 0। अब बोलिए जरा, i का i से गुणा, 3k, j का j से गुणा, 4 दिया 12, और फाइनली ये गुणा माइनस माइनस प्लस 5k, 5 एक्का में 5, बराबर क्या हो गया 0। 5 3 मिलकर 8k, 15 2 17, 17 उधर भेज देंगे -17, k की वैल्यू -17/8 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से k की वैल्यू हमसे कई बार क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। अब मुद्दा है दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का। आइए शुरू करते हैं मित्रों, बहुत पूछा जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सुनिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो एकांक सदिशों का योग भी एकांक हो। क्वेश्चन सुनिएगा, एकांक, इसी इकाई को एकांक, याद आया मुझे, एक और नाम इसका, इसे ही एकांक, एक अंक, इसका मान एक होने के नाते इसे एकांक भी बोलते हैं। तो दो इकाई सदिश यानी कि दो एकांक सदिश, a कैप और b कैप मान लेते हैं, हमको दिया हुआ है, का योग भी एक एकांक है, मतलब a और b को भी अगर हम जोड़ें तो एक एकांक सदिश क्या मिलेगा c। अभी कुछ जानकारी नहीं इस बात के अलावा, तो उनके अंतर का परिमाण क्या होगा, ठीक है।
अब उनके अंतर का, इसका परिमाण क्या कह रहा है, सॉरी इन दोनों का परिमाण एक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है a माइनस बी का जब अंतर लेंगे तो वो कितने के बराबर आएगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, दिलचस्प सवाल है। यदि दो एकांक सदिशों का योग यानी कि a कैप b कैप जो पहचान करा रहा है कि एकांक है ये सदिश, इन दोनों के योग का परिमाण कितना है अगर एक एकांक मान आ रहा है, यानी कि एकांक सदिश आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है सर उसका जब हम अंतर लेंगे तो उनके अंतर का परिमाण क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, a प्लस बी की वैल्यू हमको मालूम है, a डॉट b की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। यहाँ देखिए एकांक होने का कहने का मतलब हुआ कि इसका मॉड एक आएगा और इसका भी मॉड कितना आएगा, एक आएगा। क्लियर हुआ। अब हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1, हमसे जानना चाहता है कि सर a माइनस बी अगर यही कर दिए होते तो इसकी वैल्यू क्या होती। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर a प्लस बी बराबर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ एक छोटा सा काम कर लें वर्ग लेने पर। अब कोई कहेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ का भी जवाब दूंगा, यहाँ भी मैं यही करूंगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी में के वर्ग में और a माइनस बी के वर्ग में एक खासियत है। a प्लस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें आता है प्लस 2ab, इसमें आता है माइनस 2ab। तो अगर प्लस 2ab माइनस 2ab पर हम फोकस थोड़ा सा कर ले जाएं तो शायद सवाल लग जाए, इसलिए मैंने वर्ग किया। वर्ग करने पर बोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये 1, ये हो जाएगा 2 a डॉट b बराबर 1। तो 1 से 1 क्या हुआ, कट गया, यहाँ से हमें मिला कि a डॉट b यानी कि 2a डॉट b बल्कि कर लें, इसको उधर भेजेंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा -1। अब ये जो वैल्यू पूछा है ये मुझे निकालना भले ना आए पर इसका वर्ग अब मैं निकालने लायक हो गया हूँ। अगर मैं वर्ग कर दूं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जरा गौर करिएगा, a का स्क्वायर, a का मान कितना है, मॉड a का 1, मॉड b का कितना है 1 और 2ab ने अपना जवाब दे दिया है, वो कितने के बराबर आ रहा है आपका, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस आएगा ना, माइनस हो जाएगा, इसका मान कितना आएगा -1, तो ये 3 आ गया। ये क्वेश्चन a डॉट b मुझसे पूछा गया था, लेकिन मुझे ये ना मालूम, चूंकि स्क्वायर मालूम है तो यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, तो आगे आंसर क्या आ जाएगा √3। इस समाधान को मित्रों या इस क्वेश्चन को दिमाग में बिल्कुल दर्ज कर लें, क्योंकि ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक में पूछा गया, यूपीटीयू में पूछा गया, आपका आईआईटी में पूछा गया, आपका ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि वनडे एग्जाम्स में भी पूछा गया। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, केस केवल है वर्ग का। तो अब यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूँ कि कई बार वर्ग से आधारित सवाल यहाँ पूछे जाते हैं, आप अलर्ट रहिएगा। आगे 2 सवाल और भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, और ये 3 क्वेश्चन में से आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इंटर लेवल के एग्जाम देते तो मैं जनरली ना बोलकर यही बात बोलता कि 100% ये सवाल आ जाते हैं। अभी मैं जनरली बोल रहा हूँ कि अगर मॉड का सवाल हो तो आप मैक्सिमम टाइम वर्ग कर दिया करिए, सवाल आपका लग जाएगा। तो वो 2 बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट जो कि हर एग्जाम में पूछे गए। अगला सवाल इस तरीके से कि हमको दिया है एक वेक्टर a प्लस b, ठीक है, a प्लस b वेक्टर का मॉड अगर a माइनस b के बराबर हो तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना होगा। फिर से सुन लें, a प्लस b का परिमाण अगर a माइनस b के परिमाण के बराबर है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b वेक्टर, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। क्या करेंगे भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने अभी बोला कि आप स्क्वायरिंग यानी कि वर्ग करें, वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उधर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये दोनों सेक्टर हमारे कट गए, इसको इधर उठा ला, 2 और 2 मिलकर क्या आ जाएगा 4ab बराबर क्या हो गया 0। तो अब हम कहेंगे a डॉट b बराबर
0/4, आंसर क्या आ गया 0। ये बताइए a डॉट b 0 कब होता है? मुझे लगता है आपको याद होगा मित्रों, मैंने बताया है a डॉट b कब 0 आता है, बल्कि नोट्स भी लिखा है उसके नीचे देखिए, जब a और b परपेंडिकुलर होंगे तो a डॉट b क्या होगा 0। इट इम्प्लाइज a होगा लंब इस पर b पर, यानी कि उत्तर हुआ a तथा b के बीच का कोण, a तथा b के बीच का कोण कितना होगा? तो जवाब होगा सर के बीच का कोण 90 डिग्री, या हिंदी में समकोण, या अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में। तो अब हम आते हैं अंतिम सवाल की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट की थी, कौन कम है कौन ज्यादा ये कहना मुश्किल है, पर अगर पॉलिटेक्निक के लिहाज से कहें तो पीछे से अभी जस्ट एक पहले जो मैंने लगवाया वो क्वेश्चन है। तो लास्ट है, लिखा लैंग्वेज जरा पढ़िएगा, A B C इकाई सदिश। लैंग्वेज पकड़िएगा, यहां से लिखेगा क्वेश्चन है, एक एक चीज A B C इकाई सदिश है, परस्पर लंब इकाई सदिश, परस्पर लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर a धन b धन c, यानी कि a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू आपकी 0 आती हो, तो क्वेश्चन है ये बताइए a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a का मान कितने के बराबर आएगा, ये जानना चाहता है। ठीक है, a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a कितना आएगा। ठीक है, तो आइए हल में आ जाएं। क्या लिखा है? a b c परस्पर लंबवत इकाई सदिश है। तो देखिएगा जरा, a b c, पहले शब्द ध्यान दीजिए, a b c इकाई है। ठीक है, इकाई सदिश है। इसका सेंस ये निकला कि a का परिमाण, b का परिमाण और c का परिमाण ये सब किसके बराबर, एक के। फिर देखिएगा परस्पर लंबवत है, मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। a परपेंडिकुलर है b पर, b परपेंडिकुलर है c पर, c परपेंडिकुलर है a पर। इसका क्या मतलब निकला? तो इधर वापस आइए, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, लंब होने का मतलब क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा मित्रों। तो अगर ये 0 आ रहा है तो यहां तक हमने केवल थ्योरी से बातें निकाल दी, थ्योरी बातें कर ली, काम हमारे इतना हो गया। अब अपने सवाल में आ जाएं, हमको दिया है एक हेल्प, a धन b धन c बराबर क्या है 0। हमसे पूछना चाहता है a b b c और c a। कितने दोस्तों को ये a b b c c a देखकर ये अपना पुराना पढ़ा हुआ फॉर्मूला याद आ गया है, ये मुझे बता दें। कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें आपने a b धन b c धन c a एक साथ देखा हुआ है? मैं गारंटी लेता हूं आपको एक ही फॉर्मूला याद आएगा, फिलहाल तुरंत का तुरंत दिमाग में, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab धन bc धन ca। तो बोलिए जरा, आपको यही तो चाहिए? सवाल में इधर लिख लीजिएगा, समाधान आपसे यही पूछा है कि ये कितना आएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लें, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, वर्ग लेने पर क्या हो जाएगा, बोलिए जरा, ये पूरे पर वर्ग आएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a डॉट b प्लस b डॉट c। ठीक है, ये सब हमारा इकाई सदिश दिया हुआ है, हम यहाँ चाहे तो कैप लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इच्छा है, कैप लगा सकते हैं क्योंकि इकाई तो दिया ही है लैंग्वेज में। ठीक है, ये हमने लगा दिया कैप, फिर 2ab bc, ठीक है, और प्लस c डॉट a बराबर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब बताइए, a इकाई सदिश है और इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर और c भी है इकाई, तो 1 का स्क्वायर, आगे 2ab bc और c। ठीक है, ये आपने लिख लिया और आगे क्या हो जाएगा आपका 0 तो दिया ही हुआ है। अब बताइए 1 1 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा 3, उधर जाकर -3, उस तीसरी माइनस के नीचे 2 जाएगा तो -3/2। तो a डॉट b b डॉट c प्लस c डॉट a की वैल्यू कितनी हो गई -3/2। तो इतने आसानी से आप ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार देखिए वीडियो, नहीं समझ में आता एक बार और देखिए, गारंटी लेता हूं कि दूसरी बार देखने के बाद अगर कितना भी टिपिकल टॉपिक होगा तो 100% मैं गारंटी इसकी देता हूं आपको कि 2 बार देखने के बाद तो 100% आपको ये बात, कोई भी चैप्टर होगा वो समझ में आ जाएगा।
इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, जल्दी ही मिलने के लिए अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तो लगे रहें, स्वस्थ बने रहें और वीडियोस आनंद के साथ देखते रहिएगा। ठीक है, गुड बाय।